जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 24 अक्टूबर संडे। मुद्दा है कि आज के संडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तो माल कम ही था, लेकिन ढेर सारी केस स्टडी हमें आज मिल जाती है। फर्टिलाइज़र की दुकान से लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक बहुत सारी चीज़ें जो हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ एनडीपीएस एक्ट में रिफॉर्म किए जाए ऐसा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री बोल रही है। तुर्की में पर्सोना नॉन ग्राटा ये शब्द का मतलब क्या होता है समझेंगे। तो ये सब है। अब वैसे ये जो पूरी चीज़ें टेक्स्ट में दी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वो आपको किधर से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, मोनाल ORG। जब मेरे पास सफिशिएंट 2 दिन 5 दिन का माल कंबाइन हो जाता है तो मैं उसे एक एक्सेल फाइल में अपलोड कर देता हूँ, जो आपको मिल जाएगी monaal.org में। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैं इसलिए नहीं डाल सकता हर बार, क्योंकि उसमें 5000 वर्ड लिमिट है और आप ये इधर समझ सकते हैं ये 5000 शब्दों से तो ज़्यादा ही है। सो दैट इज़ वन थिंग। इसके अलावा और क्या चल रहा है? मेरी वेबसाइट monaal.org, और उसमें मैंने ये हिस्ट्री के आंसर की डाली है जो यूपीएससी प्रीलिम 10 अक्टूबर को हुई थी। उसमें हिस्ट्री के कितने प्रश्न आए? 100 MCQ में से 21 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम हिस्ट्री। ये पिछले 1-2 सालों से 20-21 प्रश्न आ रहे हैं। तो उसमें क्या ट्रेंड रहा, इजी मीडियम सोर्स के हिसाब से, इंटरनल ब्रेकअप के हिसाब से वगैरह क्या। कुछ चीज़ें जो थोड़ी आश्चर्य वाली थी, जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि ये मदीना पल्ले नाम की जगह का क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो क्या महत्व है? रविंद्रनाथ टैगोर ने वो जो जनगण मन है उसका ट्रांसलेशन वहाँ पर किया था। अब ये वाली चीज़ असल में क्लास 6 की सिविक्स NCERT के अंदर दी हुई है, और वो ऐसा नहीं सीधा दिया। असल में ये कुछ फोटोग्राफ है एंथेम का, और उसके नीचे फुटनोट में कैप्शन में दिया है। इसके पहले भी कुछ ऐसे प्रश्न आर्ट एंड कल्चर में आ चुके हैं जहाँ पर ऐसा फुटनोट में या वो साइड कॉलम में कुछ लिखा होता है, 1-2 लाइन, उसमें से वो पूछते हैं। तो जब भी आप NCERT देख रहे हैं, खासकर ये हिस्ट्री कल्चर वाली, तो ये ध्यान रखना है। और क्या जानने लायक है इसमें? अलग अलग बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो भाई प्रतीक नायक के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कोर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। उनकी भी अभी नया कोर्स फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम एंड मेंस आ रहा है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इट, और उस वक्त आप डिस्काउंट कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं monaal.org। खैर, ये सब फालतू की मार्केटिंग ख़त्म हुई तो अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हाँ, मुद्दा क्या था? 24 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, उसके क्या प्रावधान, वो तो इतने दिन से आप जान ही लिया होगा ये शाहरुख खान का पूरा मामला देख के। उसमें नया क्या है? नया ये है कि इसकी नोडल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। आपको याद हो तो लेटेस्ट प्रीलिम में भी ऐसा पूछा गया कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का नोडल मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है या ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। सिमिलरली तो यहाँ क्या है? आपको लगे ये तो नशाबंदी तो मतलब पुलिस तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होना चाहिए। द आंसर इज़ नो। इसका नोडल कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग है, उसने बाकी सब मिनिस्ट्री को कहा कि थोड़ा फीडबैक दीजिए इस कानून में और क्या सुधार कर सकते हैं। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने कुछ नए फीडबैक्स दिए। वो कुछ ऐसा है कि अगर कोई नशेड़ी छोटी मात्रा में नशीले द्रव्यों के साथ पकड़ा जाए, छोटी मात्रा का मतलब क्या होता है? सपोज़ कैनाबिस 100 ग्राम या कोकेन 2 ग्राम, उससे या उससे कम में कोई पकड़ा गया तो उसका मतलब वो सप्लायर नहीं है, वो एडिक्ट है, नशेड़ी है। तो अभी कानून में ऐसा है कि उसको 1 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना हो सकता है, लेकिन जज के ऊपर निर्भर है। अगर उन्हें लगे तो अपने विवेक पर बिना जेल की सज़ा दिए उसे नशा सुधार केंद्र में भी भेज सकते हैं, डायरेक्टली सेंडिंग हिम टू डी एडिक्शन सेंटर रादर देन सेंडिंग टू जेल। बट इट इज़ नॉट अ लीगल राइट ऑफ द एडिक्ट। नशेड़ी का वो कानूनी अधिकार नहीं है कि मैं पहली बार पकड़ा गया तो मुझे जेल में मत भेजो। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो पहली बार पकड़े जाए ऐसे नशोड़ी, और जो मौज के लिए कभी कभी नशा करते हैं ऐसे लोग, तो उनके मामलों का गैर अपराधीकरण हो। गैर अपराधीकरण मतलब क्या? डीक्रिमिनलाइजेशन, डीक्रिमिनलाइजिंग द पोजेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि उनको जेल नहीं भेजा जाए, उनको नशा सुधार केंद्र में भेजा जाए वगैरह। सो दैट इज़ डन। आगे का मुद्दा है रिगार्डिंग कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो मेंस पेपर 2 में भी जुडिशरी, और उसके अलावा मेंस पेपर 3 में भी इकोनॉमिक सर्वे ने आइडेंटिफाई किया था कि अगर हम चाहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, व्यापार में सुगमता, तो दीवानी मामले, सिविल केसेस, उसका जल्दी से निपटारा होना चाहिए।
अब निपटारा होना चाहिए तो उसके लिए कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये उसकी पूरी क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो पॉज करके ये देख लेना। इस पर हमारे चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने क्या पाया, उन्होंने सब अलग अलग आंकड़े दिए हैं कि ज़्यादातर न्यायालयों में शौचालय, पेयजल, कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधा ही नहीं है। उसका ये सब परसेंटेज डेटा है, सफिशिएंट टू नो, सब हमको याद नहीं रखना। सफिशिएंट टू नो दिस फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल इन ऑल द कोर्ट्स। तो क्या करना होगा, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बने जिसका नाम हो नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। ऐसा कानून मंत्रालय में नया प्राधिकरण बनाया जाए और वो जल्द से जल्द ये सब डेवलप करे, ऐसा CJI का सजेशन है। दूसरा, जुडिशरी के बारे में मुद्दा मेंस पेपर 4 के लिए। मेंस पेपर 4 में कुछ बार ऐसी केस स्टडी आती है कि जहाँ पर आपने अपने विक्टिम दोस्त को कन्विंस करना होता है कि वो कोर्ट में जाके शिकायत करे कि नहीं करे, ऐसी कुछ केस स्टडीज़। तो उसमें आपने क्या उसको बोल सकते हैं। देखिए, सामान्य रूप से व्हाट इज़ द कॉमन नोशन इन इंडिया, ओनली क्रिमिनल्स अप्रोच द कोर्ट। केवल चोर उचक्के अपराधी कोर्ट कचहरी में जाते हैं। मैंने तो आज तक कभी कोर्ट कचहरी में पैर ही नहीं रखा। ऐसा लोग अपने मित्र रिश्तेदारों के सामने दम मारते हैं। वो एक प्रकार से क्या दिखाता है कि इफ़ यू गो टू कोर्ट देन यू आर अ बैड पर्सन। एक प्रकार से टैबू है, निषेध भावना है कि कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए, जिसके चलते कई बार निर्दोष पीड़ित भी पुलिस में नहीं जाते कि ये सब हमारी बदनामी होगी। तो हमने समझना क्या है, कोर्ट कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, वो लोगों के अधिकारों की रक्षा और न्याय देने के लिए है, वगैरह वगैरह। और कई बार उन्होंने न्याय दिलवाया है, ऐसा सब चीफ जस्टिस ने कहा है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। कोर्ट बिल्डिंग नॉट मेरली स्ट्रक्चर ऑफ मेड ब्रिक एंड मॉर्टर, एक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट्स वगैरह बोल बच्चन। अब वैसे इसमें नया ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते, बट द प्रॉब्लम इज़ ये जो UPSC मेंस एथिक्स पेपर 4 में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कैसे। सपोज यू हैव टू राइट समथिंग इन 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, कर सकते हैं क्या आप बोल बच्चन। इसके लिए ये सब पढ़ के ऐसा माल बटोरते रहना चाहिए। सो यू कैन डायरेक्टली कट पेस्ट थिंग्स। आगे बढ़ते हैं तो एक और केस स्टडी मिलती है हमें, फार्मर डाइज ऑफ हार्ट अटैक एट फर्टिलाइज़र शॉप। कुल मिलाकर बात है, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में 2 दिन से एक किसान लाइन में खड़ा था फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए और दूसरे दिन उसे हार्ट अटैक आया, वो मर गया। इसमें क्या कारण रहे, अचानक से ऐसी लाइन क्यों लग गई। उसके अलग अलग कारण ये है कि बारिश हुई तो किसानों को लगा फर्टिलाइज़र खरीद लेते हैं। दूसरा कारण, व्हाट्सएप पे कुछ पैनिक फैलाया जा रहा है कि फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है। ये देखो, अभी 2-3 दिन पहले हमने भी न्यूज़ हेडलाइन में ये देखा था, बाहर से इंपोर्ट करना है, प्राइस बढ़ रहा है वगैरह, तो स्वाभाविक है लाइन लंबी हो जाएगी। तीसरा कारण, ये जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर वैसे 270 शॉप्स हैं फर्टिलाइज़र की, लेकिन उसमें से 150 शॉप्स ही कार्यरत हैं। बाकी का या तो लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है या कोरोना के चलते कुछ उनको प्रॉब्लम्स हैं वगैरह, दे आर नॉट वर्किंग। तो प्रश्न ये है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे। अब आपको लगे ये तो फर्टिलाइज़र में किधर से आया IAS ऑफिसर। भाई, अंडर द असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट फर्टिलाइज़र इज़ ऑल्सो एन असेंशियल कमोडिटी। आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में ये भी आता है। और ये जो असेंशियल कमोडिटी के नाम पर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ पावर्स होते हैं। हाँ, तो सोचिए आप क्या करेंगे। वो तो आप सोचना, इसमें लोग गलतियाँ क्या कर सकते हैं। एक तो गलती ये कि कुछ लोग सीधा आई विल एनकरेज फार्मर टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वो गोबर का इस्तेमाल करे, उससे खाद बनाए, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को मैं प्रोत्साहन दूंगा। आपकी सब बातें सही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। व्हाट इज़ योर इमीडिएट प्रायोरिटी। कल सुबह तो वापस लाइन लगने वाली है, तो कल किसी फार्मर को वापस हार्ट अटैक आया और वो मर गया, तो उसको रोकने के लिए कल सुबह आप क्या करेंगे। व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी, उसके बारे में भी आप सोचिए। तो यस, यू कैन राइट लॉन्ग टर्म थिंग्स, लेकिन वो बॉडी पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा लॉजिकल स्ट्रक्चर में बाद में लिखना चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, इमीडिएट प्रायोरिटी। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो IAS के रूप में हर एक किसान को उसके घर पे फर्टिलाइज़र मिल जाए, मोबाइल ऐप से वो बुक कर सके, ऐसा सब बनाऊंगा। तो वो 1-2 दिन पहले भी ऐसी एक केस स्टडी थी, याद करो। बड़ौदा में हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग के फॉर्म बिक रहे थे और लोगों की लाइन लगी थी और वहाँ पर भीड़ में कुछ लोग घायल हो गए। हर एक के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं है कि मोबाइल से चीज़ों को बुक कर सके। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना मैन पावर भी नहीं है। अब समझिए कि जिला प्रशासन में 100 कर्मचारी हैं और कुल मिलाकर वहाँ पर 25,000 जिले में किसान हैं, तो क्या हर एक के घर आप ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके जाएंगे। हाउ कैन यू मैनेज दैट। तीसरा, एज IAS ऑफिसर आई विल पर्सनली सुपरवाइज द क्यू मैनेजमेंट। मतलब मैं उस
ये जो लाइन खड़ी है तो मैं इधर आईएएस के रूप में इधर जाऊंगा और ये सब ठीक से खड़े हैं कि नहीं, ऊपर शेड है कि नहीं, ये सब कोई आगे पीछे धक्का मुक्की नहीं हो रही, मैं खुद चौकीदारी करूंगा। भाई आईएएस का ऑफिसर का काम खुद काम नहीं करना है, उसने काम को डेलीगेट करना है, उसने दूसरों से काम करवाना होता है। इफ़ यू डू चौकीदारी एज आईएएस ऑफिसर तो फिर दूसरा काम आप कैसे करेंगे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के 10 और काम होते हैं। चौथा, कुछ लोग ये कहेंगे आई विल डिप्लॉय मेडिकल स्टाफ एट द फर्टिलाइजर शॉप। डॉक्टर वहाँ खड़ा हो और जिसको भी अटैक आए तुरंत उसकी इलाज हो सके। तो फिर कोरोना वैक्सीनेशन के टारगेट कौन कंप्लीट करेगा? आप कहे 100 करोड़ वैक्सीन दिए, पर असल में तो पूरी एडल्ट पॉपुलेशन के हार्डली 30-40% ही फुल्ली वैक्सीनेटेड, 2 डोज मिले हैं सबको। तो वो काम में डॉक्टर को लगाओगे या इधर खड़ा रखोगे आप? हाँ, तो सोचिए, वट एवर यू थिंक देर आर सम चैलेंजेस टू इट, तो उनको एड्रेस करते हुए आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आराम से उस पर आप गौर करें। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक और दूसरी केस स्टडी हमको मिलती है कि वडोदरा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सब सरकारी स्कूल के टीचरों को ये कहा कि तुम सब जाओ खादी की दुकान पे, कम से कम 2 हैंडकरचीफ हाथ रुमाल खरीदने हैं और दुकान के बाहर सेल्फी लेके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में डालनी है। ऐसा क्यों कहा? बिकॉज दे वांट टू एनकरेज द सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स, ताकि भारत आत्मनिर्भर स्वनिर्भर हो जाए। अब वैसे भारत स्वनिर्भर ही है, हम जो टेक्सटाइल के कपड़े पहनते हैं वो भी भारत में ही बनते हैं। आप कहे मेरे पास लीवाई का जीन्स है, लेकिन आराम से लेबल देखो वो कर्नाटक या किसी फैक्ट्री में ही बना है। तो सम टीचर्स आर हैप्पी, सम टीचर्स आर अनहैप्पी। वो इसलिए अनहैप्पी है कि एक तो हमारी तनख्वाह कम है और ऊपर से आप ये फिजूल खर्ची करवाई जा रही है। खादी के कपड़े लंबे चलते नहीं, उसको वो सब स्टार्च लगाना पड़ता है, फिर भी फट जाते हैं कुछ धुलाई के बाद। तो राजनीतिक वाहवाही के लिए ज़बरदस्ती ये सब थोपा जा रहा है, ऐसी वो शिकायत करें। तो क्वेश्चन इज एज द एजुकेशन सेक्रेटरी हाउ विल यू एड्रेस दिस? शिक्षा सचिव जो कि आईएएस ऑफिसर होता है, उसके रूप में आप ये शिकायत को कैसे संबोधित करेंगे? तीसरी केस स्टडी पे चलते हैं। ये देखिए, सस्ते राशन की दुकान, निःशुल्क अन्न वितरण, धन्यवाद मोदी जी। और ये सब जो अनाज के बैग्स हैं उस पर फोटोग्राफ देखिए, मोदी जी का फोटोग्राफ है और चीफ मिनिस्टर योगी जी का फोटोग्राफ है। तो ये सब चलता है हर जगह पर। अभी आज एक कॉलम ऐसी है संडे इंडियन एक्सप्रेस में, ये फ़ोटो देखिए। ये फ़ोटो कोई समीर नाम के पेंटर ने बनाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक आदमी का लिंचिंग, भीड़ द्वारा वध होना या मारपीट होना, और कुछ लोग इसकी सेल्फी और ये सब वीडियोग्राफी कर रहे हैं सोशल मीडिया में घुमाने के लिए। तो कुल मिलाकर केस स्टडी ऐसी है कि मान लीजिए एक आंदोलनकारी ने पत्र लिखा है कि राशन की अनाज के थैलियों पर नेताओं की तस्वीर छापने की जगह ऐसा चित्र छापा जाए। कौन सा ऐसा? भीड़ द्वारा जो लिंचिंग हो रहा है इसका फोटो छापा जाए। इससे क्या होगा? इट विल जनता का सेंसिटाइजेशन होगा, जनता में संवेदना जागृत होगी, वे अपने आचरण का स्वमूल्यांकन करेंगे, दे विल सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट देयर बिहेवियर, ताकि भविष्य में ऐसी जब कुछ धमाल हो तो कुछ लोगों को शर्म आए और वो ऐसी मारपीट से बचें। तो प्रश्न ये है कि आंदोलनकारी ने ऐसा पत्र लिखा फूड सिविल सप्लाई के सेक्रेटरी यानी आईएएस ऑफिसर को, तो आप उसे कैसे संबोधित करेंगे? अब इसमें लोग गलतियां क्या कर सकते हैं इस केस स्टडी में? कुछ लोग ऐसा कि इमीडिएटली हाँ जी हाँ ऐसा ही करना चाहिए ताकि लोगों की मॉब लिंचिंग के बारे में सेंसिटाइजेशन हो। बट देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप कल से ऐसे थैलियाँ छापे जिस पर ये वाला फोटोग्राफ हो, तो परसों कोई और आंदोलनकारी दूसरी मांग करेगा कि नहीं, दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसा फ़ोटो छापो ना, एसिड अटैक के बारे में फ़ोटो छापो, ड्रग एक्सक्यूज़ और ये नशेड़ियों से नशाबंदी के लिए आप पोस्टर छपवाइए। तो ऑलवेज सम पीपल विल डिमांड सम अदर टाइप ऑफ पोस्टर, तो हाउ विल यू एड्रेस दैट थिंग? ये पहली बात। कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, राशन की थैलियों पर कोई भी फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, सिंपल प्लेन जूट की या प्लास्टिक की बैग होनी चाहिए, वाइट कलर की, ब्राउन कलर की। लेकिन आप गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सोचिए। हमेशा आप पाते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी एंड अर्बन नक्सलाइट्स और वो सब क्या बोलते रहेंगे कि सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो रूलिंग पार्टी पर भी तो दबाव होता है कि दे हैव टू शो समथिंग दैट वी हैव डन समथिंग। अब आप ब्राउन थैली में कितना ही बेच दो अनाज को या बाइसिकल दे दो किसी को, लेकिन वो जो परसेप्शन लोगों में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी थैलियाँ बनानी पड़ेंगी, ट्विटर, फेसबुक, पोस्टर, न्यूज़पेपर, हंगामा करना पड़ेगा, तब जाके लगे कि अच्छा दिया था, मुफ्त में अनाज दिया था और लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहे। क्योंकि ये वाली थैली प्लास्टिक की है
तो समझिए अनाज खत्म भी हो जाए तो सब्जी खरीदने के लिए दूसरा सामान स्टोर करने के लिए लोग यूज़ करेंगे। तो एक प्रकार से पॉलिटिकल ब्रांडिंग होती है और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने करनी होती है इफ़ ही वांट्स टू गेट इलेक्टेड नेक्स्ट टाइम। तो अब ये भी मतलब व्यावहारिक नहीं कि ये कहना कि कोई फोटोग्राफ और लेबल ही नहीं हो। तीसरा मुद्दा, कई बार सब्सिडाइज राशन का अनाज वो डाइवर्ट हो जाता है, व्यापारी बेच देते हैं, इवन बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जल्दी से पता कैसे लगे? अगर ब्राउन कलर की बैग होगी तो पता नहीं होगी, ऐसा फोटो दिखे तो इमीडिएटली यू विल सी अच्छा ये तो डाइवर्ट हो रहा है, तो पकड़ा जा सके स्मगलर को। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर टू बी कंसिडर। तो सोचिए ये सब को देखते हुए व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं फिर पेज 3 में। स्टेट सर्विस एग्ज़ाम गुजरात में तैयारी कर रहे हो तो एक मिशन गुरुकुल योजना लॉन्च हुई जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में संस्कृत के स्कूल खोले जाएंगे। बन्नी ये बफेलो यानी भैंस की एक प्रजाति है जो गुजरात के कच्छ रीजन में पाई जाती है। उसका कुछ IVF फर्टिलाइजेशन का न्यूज़ आया फॉर स्टेट सर्विस एग्जाम्स। आगे बढ़ते हैं पेज 4-5 में कुछ खास था नहीं। पेज 6 मेंस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। नागा अलगाववादी समूह के साथ सरकार की 2015 से शांति मंत्रणा पीस टॉक्स आर गोइंग ऑन, लेकिन अभी उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया ये अलगाववादियों ने कि बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट की जा रही है कि मतलब शांति मंत्रणा कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो नागा ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं उनका सेपरेट फ्लैग, अलग ध्वज हो, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, अलग संविधान हो, तो उसके चलते सब गतिरोध है। सो दैट वाज पेज 6। फिर 7-8 में कुछ नहीं। पेज 9 पे कुछ कॉलम थे, उसमें कुल मिलाकर बात ये है, देखिए अखबारों के ऊपर रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था है, यस, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन टीवी पर जो न्यूज़ आते हैं और डिजिटल यूट्यूब चैनल वगैरह पर जो न्यूज़ आते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जिसका नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी NBA। तो आपको किसी टीवी न्यूज़ चैनल से शिकायत है तो आप इनको शिकायत कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर कॉलम में बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से बस ये पूरा आर्यन खान और आरण्या चंकी पांडे वही सब चल रहा है। और दूसरा, रिपोर्टर्स ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज दिए उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दे खा रहे हैं, बट इन रियलिटी इट मीन्स हार्डली 30% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इज़ फुल्ली वैक्सीनेटेड। सोचिए 100 करोड़ डोज दिए तो फुल्ली वैक्सीनेट कब होगा आदमी? जब उसको 2 डोज दिए जाएं। तो असल में 100 डिवाइडेड बाय 2 तो 50 करोड़ आबादी ही वैक्सीनेट हुई। और उसमें भी ऐसा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ सिंगल डोज लिया और कुछ लोगों को, तो द आंसर इज़ नॉट 100%, इट इज़ अराउंड 30 to 40% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड। सामने चाइना में भी कुछ जगह वापस से लॉकडाउन लगाया जा रहा है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो वो सब दिखाने की जगह मूल मुद्दों से भटक के इधर उधर की बात चल रही। तो क्वेश्चन ऐसा है, NBA चेयरमैन को ऐसी कंप्लेन मिले व्यूअर से कि न्यूज़ चैनल वाले काम की न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं, देन हाउ विल यू एड्रेस दिस कंप्लेन? आगे बढ़ते हैं मेंस पेपर 4 एथिक्स में केस स्टडी, बैनिंग द सेलिब्रिटी वर्शिप। ये कुछ ऐसा है, चाइना और साउथ कोरिया के कुछ पॉप स्टार्स वो गैंग रेप करें, उसकी MMS बना के सोशल मीडिया में घुमाएं, पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, उनके फैंस उनको जेल तोड़कर बाहर निकालेंगे ऐसी साजिश भी बनाते हैं। इतना सब हो चुका है उधर। तो सितंबर महीने में चीन का जो मीडिया रेगुलेटर था उसने कुछ नए आदेश पास किए हैं। वो आदेश ऐसे हैं कि ये जो सिंगिंग आइडल कंपटीशन है, ऐसे रियलिटी शो बंद किए जाएं। डू नॉट प्रमोट CC मैन हु ग्लोरीफाई होमोसेक्सुअलिटी। वो ऐसे सब समलैंगी किस्म के जोक और मजाक मस्ती जैसा कुछ फिल्मों और TV शो में दिखाया जाता है, वो सब बंद। प्रमोट मेल एक्टर्स दैट हैव मस्क्यूलिनिटी एंड नेशनलिज्म, मतलब मर्दानगी और राष्ट्रवाद दिखाते हो ऐसे एक्टर को प्रमोट किया जाए। डू नॉट प्रमोट स्टार्स विथ इन्फ्लेटेड पे। सलमान खान को 8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं बिग बॉस, तो ऐसे शोज़ को प्रमोट नहीं करो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं नहीं ये सब भी ज़रूरी है, उसी से तो इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन ये सब होता है। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो क्यों आप मनाही कर रहे हैं। और तीसरा, ये सब समलैंगिकता में LGBT वाले बोल रहे हैं नहीं ये सब क्यों प्रतिबंध कर रहे हो। नाउ सपोज क्वेश्चन इज दिस, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को लेटर लिखता है कि चाइना ने जो किया वही चीज़ हमारे इधर भारत में करो, अपने सब संस्कार और मूल्यों का जतन जरूरी है। सो देन सेक्रेटरी जो कि IAS ऑफिसर होगा, उसके रूप में आप इस पत्र को कैसे संबोधित करेंगे कि इसका क्या हमने भारत में ये अपनाना चाहिए कि नहीं। चाइना से एक और चीज़ एग्ज़ाम प्रेशर के बारे में। कुल मिलाकर चीज़ ये है कि देयर इज़ ट्विन प्रेशर।
दोहरा प्रेशर होता है बच्चे पर, एक तो स्कूल से आके ट्यूशन में जाओ और दूसरा प्रेशर की होमवर्क करो। चीन सरकार ने कुछ कानून बनाए कि प्रॉफिट के लिए जो ट्यूशन क्लास चलते हैं उसको बंद किया जाए, और दूसरा बच्चे को घर पे आके आराम करने के, खेल कूद के समय मिले, इसके लिए उसके पेरेंट और लोकल अथॉरिटीज़ जिम्मेदार होगी, तो बहुत ज़्यादा उसको होमवर्क नहीं दिया जाए। दैट इज़ द आइडिया। क्या भारत में ये करना चाहिए कि नहीं? जवाब है हाँ, करना चाहिए। इधर क्योंकि आप देखिए संविधान और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली पीपुड़ी बजाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं पेज 10 इकोनॉमी में। इलेक्ट्रिसिटी का जो कानून है उसमें 2 नए नियम पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए हैं। वन इज़ रिगार्डिंग द टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट, मतलब कि सरकार टैक्स बढ़ा दे तो बिजली कंपनी अपना प्राइस बढ़ा सके ताकि उसका नुकसान नहीं हो, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उस हिसाब से अगर वो सोलर विंड एनर्जी वाला प्लांट बंद नहीं कर सकते भले उसका कॉस्ट बढ़ जाए, वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें हैं। अभी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम इसलिए पढ़ने नहीं बैठेंगे, ये 1-2 दिन में इंडियन एक्सप्रेस वाला इसकी एक्सप्लेन सीरीज चलाएगा, कुछ लोग कॉलम चलाएंगे, फिर आराम से पढ़ेंगे। आज समाचार आई तो अपनी परीक्षा कल सुबह नहीं है, आगे बढ़ो। फिर ये कॉरपोरेट लीगल मैटर जो चलती है, फ्यूचर, रिलायंस, अमेजॉन, वो सब कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 11 इंटरनेशनल रिलेशन में पाकिस्तान ने ये कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान की वायु सीमा इस्तेमाल नहीं करने देंगे जब वो अफगानी तालिबानों पर आक्रमण करने के लिए कुछ ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, फाइटर जेट भेज रहा हो। तुर्की किधर है? ये रहा तुर्की। तुर्की में समाचार आया पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब अवांछित व्यक्ति। तुर्की सरकार ने अमेरिका, यूरोप के 10 अलग अलग देश के डिप्लोमेट्स को बोला तुम अभी से पर्सोना नॉन ग्राटा हो, मतलब यू आर नॉट वेलकम इन आवर कंट्री, प्लीज़ लीव आवर कंट्री, देश छोड़ के चले जाओ। वो इसलिए कि वो लोग कोई बिजनेसमैन को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे थे, और वो बिजनेसमैन ये तुर्की के प्रेसिडेंट को सरकार गिराने के लिए कुछ साजिश कर रहा था। पर्सन इन न्यूज़ में नीरा टंडन, उसे व्हाइट हाउस का स्टाफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, और वो भारतीय मूल की महिला है। मेरे कल याद करो हमने पढ़ा था कि कैसे यूरोपियन यूनियन में भारत का राइस एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड निकला, तो भारत के राइस को बैन किया जाए, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। सिमिलर प्रॉब्लम इज अगेन अपीयरिंग इन अमेरिका। मेलियोडोसिस ये एक ट्रॉपिकल बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें अमेरिका के 4 लोग मर गए। कभी वो ट्रॉपिकल एरिया में घूमने फिरने नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया से कुछ एरोमेटिक प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, सुगंधित तेल, वो ऐसी अरोमा थेरेपी होती है कि आप खुशबू वाला तेल सूंघो और आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो भारत से मंगवाया था। उस तेल के अंदर ही ये बैक्टीरिया कंटामिनेशन था और 4 लोग मर गए। तब अमेरिकन सरकार वाले सोच रहे हैं कि इंडियन एरोमेटिक प्रोडक्ट को बैन करते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी अग्रीमेंट, SPS अग्रीमेंट में ऐसा है कि हेल्थ और साइंटिफिक रीजन पे बैन लगाया जा सकता है। फिर भारत ने वो बैन हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी। अमेरिका के फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिसर भारत में आके सभी ये एरोमा और आयुर्वेदिक सेंटर वालों की इंस्पेक्शन करेंगे। सो इट मे टेक अनदर 2-3 ईयर्स अगर ऐसा हो जाए तो व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, उसमें ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। स्वयं में ये 250 शब्द का प्रश्न नहीं है। सम अदर 250 वर्ड्स क्वेश्चन देयर यू कैन कोट दिस 1122 एग्जाम्पल्स टू एनहांस द थिंग्स। सऊदी अरब ने बोला है 2060 तक नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन मतलब क्या? सपोज वो 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करे तो सामने इतने पेड़ पौधे और कार्बन सिक्वेस्टरेशन और सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे ताकि 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड वापस एब्जॉर्ब हो जाए। तो जवाब क्या है? +100 -100, तो जवाब क्या आएगा? नेट जीरो। दैट इज़ द आइडिया। सऊदी अरेबिया ऐसा अकेला देश नहीं है, उसके अलावा भी 100 से ज़्यादा देश ऐसी कसम खा चुके हैं। उसके बाद हम चले पेज 13-14। आप जानते हैं संडे इंडियन एक्सप्रेस है तो उसमें लाइफस्टाइल की सब कॉलम होगी। आई वुड सजेस्ट यू टू रीड सम ऑफ देम। ये जो कॉलम बुक रिव्यू आते हैं कुछ पढ़ने चाहिए ताकि प्रीलिम पेपर 2 CSET और उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो पैसेजेस पूछे जाते हैं तो आपकी वो पढ़ने की आदत रहे तो आप उसे हैंडल कर पाए। सिर्फ ऐसा बुलेट पॉइंट वाला डाइजेस्टेड फॉर्म में सिंपल इंग्लिश वाला नोट्स ही पढ़ते रहोगे तो वो स्किल डेवलप नहीं होगी। अब उसमें जैसे कि एक कुछ नई किताब आई है, उसमें कुछ बातें हैं कि क्यों भारत के राजे रजवाड़े ब्रिटिश क्राउन की साथ संधि क्यों करते थे, उनको अपना क्यों मान लेते थे बादशाह। तो उसके अलग अलग कारण क्या थे। त्रावणकोर के राजाओं ने ऐसी संधि की क्योंकि उनको मैसूर के टीपू सुल्तान से
डर लगता था। फिर एक पुडुकोट्टाई नाम का इलाका था, तो वहाँ जो राजा नहीं थे वो चीफ्टेन थे, मतलब कबीलाई सरदार थे। तो उनको अपने को राजा कैसे घोषित करें, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश क्राउन की संधि करते हैं, तो एक हिसाब से उनको फिर राजा माना जाए ऐसा। उसी तरह पंजाब और राजपूताना रीजन में भी मराठा और रणजीत सिंह के आक्रमण से डरते हुए कुछ स्थानिक राजे थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सुरक्षा मांगी थी। तो ये सब के चलते दे गेव अप सम पावर टू गेन समथिंग। उन्होंने अपनी ऐसी संधि की होगी ब्रिटेन के साथ, तो समझिए क्या होगा, या तो अपना सत्ता दे दिया होगा, इलाका दे दिया होगा, राजस्व रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू दे दिया होगा, क्योंकि उनको दूसरे किस्म की सुरक्षा या पदोन्नति चाहिए थी। प्रश्न ये है कि क्या मॉडर्न वर्ल्ड में इज़ द एज ऑफ प्रिंस एंड रॉयल किंग्स आर ओवर, इनका युग क्या ख़त्म हो गया, वर्तमान समय में राजा महाराजाओं का ज़माना चला गया? जवाब है नहीं। कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ ब्रुनेई वगैरह में अभी भी शान से जीते हैं, बाकी कुछ भारत में हैं तो सब वो राजनेता बन चुके हैं, कुछ टीवी सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे छोटी बहू मेगन मार्केल का पति एंड सो फॉर्थ। खैर, तो वो लंबा कब निबंध लिखना हो, देन यू मे थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस थिंग्स। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।